जाओ, सबसे पहले मुझे बताओ सेक्शन 123 क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डन। 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट में शिफ्ट करना है, ठीक है। चलो 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसे डालना है। इस चैप्टर ने बताया कि यहाँ पे तो हम डिविडेंड का पैसा डाल रहे हैं, जो बचा हुआ है अनक्लेम्ड है अनपेड है, लेकिन इन्होंने 125 पूरा ही समझा दिया हमें इस चक्कर में कि बस इसका पैसा नहीं आता, और भी जितने चैप्टर्स इससे पहले पढ़े हैं उसमें जो भी बच जाता है वो कंपनी के पास नहीं रहता है, ठीक है। एक समय के बाद वो कंपनी से इस फंड में आ जाता है। चलिए यहां तक तो पढ़ लिया था ऐसा। तो इस चैप्टर में टोटल है कितने सेक्शन? जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो इंपॉर्टेंट सेक्शन ऊपर ही बता दिया था, 123 से 127। तो आपने 123 पढ़ लिया, 124 पढ़ लिया, 125 पढ़ लिया, बचा क्या? सिंपल। 127 आपको पेनल्टी देता है भर भर के, और 126 एक छोटा सा कंसेप्ट बताता है, मतलब आपका कोर सेक्शन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर भी चैप्टर इतना लेंदी क्यों दिख रहा है हमें? प्रोसेस, फाइनल डिविडेंड देने की पूरी प्रोसेस, वही बोर्ड मीटिंग, वही एजीएम, पूरा प्रोसेस। इंटरम डिविडेंड की पूरी प्रोसेस, उसमें भी तो यही होगा ना, बोर्ड मीटिंग, बस एजीएम नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो कुल मिला के प्रोसेस दे दे के उन्होंने बहुत लेंदी कर रखा है, अदरवाइज बचे आपके सिंपल दो सेक्शंस ही हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, उन दो सेक्शंस की अगर हम बात करें तो कल पहले मैंने पूरा रीडिंग पोर्शन में दे रखा था, है ना। जो अभी मेरी जो दूसरी क्लास लगेगी उसमें उस रीडिंग पोर्शन का हम डिस्कशन करेंगे। कल हमने यहां से सारी चीजें पढ़ ली थी। चलिए आज कहां से स्टार्ट करना है? फॉर्म से। फॉर्म्स भी उसी प्रोसेस का पार्ट है तो उसी में लेकर जाएंगे। कौन सा वाला केस? ये वाला, इसी केस की बात कर रहे हो? अच्छा आ जाइए। सेक्शन का रेफरेंस दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है? 124 सबसेक्शन 6। 124 की हेडिंग बता दो पहले तो। अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड क्या बोलता था? सारे सेक्शन सब सेक्शंस क्या क्या बोलते थे फटाफट बताओ। 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। देन उसके बाद 90 डेज के अंदर लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। देन अगर नहीं दिया आपने टाइम पर तो 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देन शेयर अप्लाई करेगा। देन 7 साल तक कोई नहीं आया लेने तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, डिविडेंड जाएगा। 6 क्या बोलता था? 6 क्या बोलता है? शेयर्स जाएगा। ये पूरा का पूरा केस आपको क्या बोलता है? शेयर्स चले गए, क्योंकि 7 दिन 7 साल तक किसी ने कोई भी अप्रोच नहीं की, तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चले गए। जब वहां पर चले गए तो अब मुझे बताओ, इन्वेस्टर को याद आया कि अच्छा यार मेरे तो डिविडेंड लेना बचा है, मेरा शेयर कुछ बचे हैं, तो मुझे अब लेना है। वो कहाँ आएगा? कंपनी के पास आएगा, किस अथॉरिटी के पास आएगा? अथॉरिटी के पास। इस केस में हुआ यही कि वो कंपनी के पास आता है और कंपनी कहती है कि नहीं हमारे पास नहीं है, अब आपको उस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, और वो अथॉरिटी ने लंबी चौड़ी प्रोसेस दे रखी है। अब ये बंदा यहाँ पे केस कर देता है और क्या बोल देता है? यार इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस दे रखी है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सही नहीं है। जब डिविडेंड आपको देना था कंपनी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भले इसके 7 साल ही क्यों ना हो जाए। तो कोर्ट में प्रॉपर केस होता है और ये केस कौन जीत जाती है? कंपनी। क्यों? क्योंकि लॉ ने तो बोल रखा है। अब उस बंदे को दिक्कत क्या हो रही थी? वहां के डिटेल प्रोसेस फॉलो करने में। तो जस्ट बिकॉज उसको डिटेल प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस लग रहा था, इस कारण से वो उस पे केस कर रहा था कि नहीं नहीं आपको देना चाहिए, यहाँ से तो इजीली मुझे मिल जाता, अब अथॉरिटी में जाना पड़ेगा, उनके डॉक्यूमेंटेशन उनके करने पड़ेंगी, फाइलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके सारी चीजें मिलेंगी। तो जो उसने ऑब्जेक्शन रेस किया कि ये प्रोसेस जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, ये कंपनी को देना चाहिए, तो बस सवाल जो उठाया गया उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने बोला कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अथॉरिटी के पास जाएगा और आपका हक बनता है उस अथॉरिटी से ही जाके डिविडेंड लेने का और किसी से नहीं। तो ये इन्होंने यहाँ पे जजमेंट दे रखा है। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट केस ऑब्जर्व दैट, जो भी
इन्होंने प्रोविजन को लिख के बोल दिया। इम्पॉर्टेंट मतलब क्या था, जो भी सही नहीं है, गलत है, ठीक है। मैनिफेस्टली आर्बिट्रेटरी, इन्होंने कहा कि ये जो भी डिसीजंस है आर्बिट्रेटरी नहीं है। आर्बिट्रेटरी मतलब कोई भी मनमानी डिसीजंस नहीं दे रखे कंपनी ने। लॉ ने बोल रखा है ना 7 साल तक अपने पास रखो, 7 साल के बाद अथॉरिटी, ठीक है। तो साफ इन्होंने ये बोला कि एनेक्टमेंट इंश्योर दैट कंपनी डज नॉट अनजस्टिफाई, कंपनी ने कुछ भी अनजस्ट नहीं किया है, कंपनी ने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। आगे, डिपॉजिटर हैव फेल्ड टू स्टेक द क्लेम, वो डिपॉजिटर ने समय पे क्लेम नहीं किया था। हैव नॉट बीन पेड फॉर द पीरियड ऑफ 7 years, हो चुके थे, जिस कारण से गया था। वो जो पर्सन था वो ये बोला था कि आप आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करो। आर्टिकल 14 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, जरा बताओ मुझे। इक्वालिटी। तो ये कह रहा था कि भैया राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप उसके क्या हो, अगेंस्ट हो। तो साफ बोला उन्होंने, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, कहीं जगह ही नहीं दिख रही है। चलो, तो आर्टिकल 14 का आपने वॉल्यूशन किया है, तो फेवर में उनके नहीं आता और बोलता है ऐसा कोई भी वॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा केस इस तरीके से कंक्लूड है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से और रीड करेंगे। नेक्स्ट, सेम यहाँ पे भी सेम सेक्शन का रेफरेंस, वो ये बोल रहे हैं भैया सब सेक्शन 6 क्या बोलता है, शेयर ट्रांसफर हो गया है। यहाँ पे भी सेम कहानी, पढ़ो इसको अभी फटाफट, जल्दी पढ़ो इसको अभी। जैसे 7 साल हो जाएंगे, 7 साल तक कोई नहीं आया, तो शेयर भी कहाँ चला जाता है, अथॉरिटी के पास। और साफ बोल दे इस अथॉरिटी ने संभाल के रखा है एज एन कस्टोडियन, उनकी कस्टडी में शेयर्स आ गए, जिसको भी लेना है इनकी अथॉरिटी के पास जाके ले लो, दैट्स इट, ठीक है। वही कंक्लूजन जो ऊपर वाला केस है, बस वो एक बड़ा केस था तो पूरी डिटेल के साथ दे दो, यहाँ पे सीधे कंक्लूजन। चलिए, ये सारे फॉर्म्स उसी को समझ में आएंगे जिसने पूरी पूरी है ना प्रोसेस पढ़ी है। क्यों? क्योंकि उन प्रोसेस में ये सारे फॉर्म के नाम दे रखे, जैसे कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड फॉर्म जो 1 है, उसमें स्टेटमेंट है, किस चीज का स्टेटमेंट है कि हाँ इस फंड में पूरे पैसे डाल दिए हैं, ड्यूरेशन दे रखा है। तो ये सारे सारे फॉर्म्स हम तब डिस्कस करेंगे जब अभी हम लोग प्रोसेस डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर से आएंगे उस प्रोसेस में, ठीक है। चलो, तो फ्रेश टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, आ जाओ। हेडिंग बताओ क्या है, रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले मुझे रिवोक का मतलब बताओ, कैंसिल, कैंसिल, ठीक है। चलो, कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड की बात आ रही है। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया तो अब ये कंपनी की क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। क्या हमने एक हेडिंग पढ़ा था, अगर रिकमेंड कर रखा है तो क्या लाइबिलिटी है, क्या नहीं। रिकमेंड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग में, मैं राकेश अभिषेक सर तीनों मिलकर अभी रिकमेंड करे कि यार इस साल हम 10 लाख का डिविडेंड देने का सोच रहे। एजीएम होती है, एजीएम में हम ये प्रपोजल आपके सामने रखते हैं और आप इसे फाइनलाइज करते हो, आप इसकी अप्रूवल देते हो। तो अब यहाँ पे डिसाइड हो गया, फाइनलाइज हो गया, तो अब डिक्लेयर कर दे कि डिविडेंड तो मिल रहा है। अब एक बार डिक्लेयर हो गया तो अब ये कंपनी का क्या बन चुका है, डेट। अब ये कैंसिल नहीं होगा, कैन नॉट बी रिवोक वंस डिक्लेयर। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? पूरा कंक्लूजन खुद ही दे दिया। और यहाँ पे उन्होंने केस के थ्रू सेम यही बातें बताई है। डिविडेंड डिक्लेयर डिविडेंड क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ द शेयरहोल्डर। डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो गया है तो याद करो 5 दिन के अंदर क्या करना था, सेपरेट अकाउंट में डालना है। फिर आपके पास 30 दिन का समय है, क्या करना है, शेयरहोल्डर के अकाउंट में क्रेडिट करने का। यही लिखा है कि डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया है तो शेयरहोल्डर के अकाउंट में क्रेडिट करने का, वेदर कंपनी लेटर ऑन दी। अब यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हरकत क्या हुई थी वो समझना। कंपनी ने एक बार डिविडेंड दे दिया, अब वो उसे क्या करने का सोच रही है, रिवर्स डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। वेदर डिविडेंड डिक्लेयर क्रेडिट टू अकाउंट ऑफ द शेयरहोल्डर कुड बी रिवर्स। एक बार दे दिया और अब वापस से ले रही है। हमने तो बोला जिस दिन उन्होंने बोल दिया डिविडेंड देंगे उस दिन से लाइबिलिटी हो जाती है। अब तुमने दे भी दिया, अकाउंट में चले भी गए, उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं नहीं यार वापस करेंगे। तो ये पूरा जो केस है ये पूरे उन्होंने फैक्ट्स दे रखे, ठीक है। फैक्ट्स में उन्होंने यही कहानी दे रखी है कि इन ईयर्स की बात थी, इन ईयर में क्या किया था, डिविडेंड क्रेडिट कर दिया गया था। अब कंपनी रेजोल्यूशन पास कर रही है, शेयरहोल्डर को बुला रही है, चलो आओ आओ शेयरहोल्डर मीटिंग करते। और मीटिंग में करके क्या बोल रही है, मुझे ना वापस से डिविडेंड चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है।
ठीक है, तो रेजोल्यूशन पास करके वो डिविडेंड को रिवर्स करवा रही है। क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं। अपील को चुपचाप डिसमिस कर दिया गया, ऐसा कुछ भी हो सकता नहीं है। लाइबिलिटी उस दिन से बन जाती है जिस दिन यहाँ एजीएम में डिसाइड हो गया, और आप तो डिविडेंड देने के बाद वापस मांगने की बात कैसे कर सकते हो? इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, अमाउंट इज क्रेडिट और पेड टू द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड, सो द character of the credit or a payment cannot be altered by the subsequent resolution, so the alter incidence tax which attached to that amount, सामने वाला टैक्स दे चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब आप उनसे वापस ले सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इस केस के फैक्ट्स बस क्या है, डिविडेंड देने के बाद वापस मांग रहे थे थ्रू रेजोल्यूशन, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। केस समझ में आया? याद रहेगा? चलिए, यहाँ पे भी सारी वही सारी बातें। डिविडेंड व्हेन प्रपोज्ड क्या लिखा है? क्या लाइबिलिटी बनती है? नहीं, लाइबिलिटी बनती है प्रपोज होने के बाद, जब अप्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही सारी बातें। डन। चलिए, मेंबर कैन नॉट, लैंग्वेज रीड करो, मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं। मेंबर फोर्स कर सकते हैं क्या? डायरेक्टर को बोल सकते हैं डिविडेंड दो दो। अगर डायरेक्टर ने सोचा है तो वो पहले प्रपोज करेंगे, लेकिन कभी भी मेंबर फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, डिविडेंड वंस डिक्लेयर बिकम डेट, वही सारी बातें, इसे बाद में आप रिवोक नहीं कर सकते। कंसेप्ट क्लियर? रिवोकेशन ऑफ डिविडेंड हो सकता है क्या? नहीं। केस के थ्रू भी बताया, फैक्ट्स के साथ भी बताया। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। प्रिजर्व कर रहे हैं, पहला क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ डिविडेंड, चेक प्रिजर्व कर रहे हैं, वारंट और डिविडेंड रजिस्टर। डिविडेंड वहीं खड़े रहेंगे, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। हाँ, तुम जाओ सकते हो, तुम खड़ी रहो। इनका केस, इनकी मुझसे बात हो चुकी थी, है ना? ठीक है, 5 मिनट खड़ी हो जाए, हेडेक ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो वापस से। प्रिजर्वेशन ऑफ डिविडेंड। अब मुझे बताओ, डिविडेंड दे रहे हैं, कंपनी ने सोचा है कैश में देना है, ठीक है? तो ये कैश कैसे दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है बताओ? चेक और वारंट। ठीक, और एक और चीज इन्होंने बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे सकते। अभी इसकी हेडिंग से अगर हम जाएंगे तो कुछ चेक होंगे जिसे संभाल के रखना होगा, दूसरा वारंट होंगे, और तीसरा क्या लिखा है बताओ? डिविडेंड रजिस्टर क्या है? रजिस्टर जिसमें डिविडेंड पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर सीन क्या है, ये तीन चीजों को आपको प्रिजर्व करके रखना है। चलिए कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। क्या हमें रजिस्टर याद आ रहा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर, क्या हमें रजिस्टर ऑफ मेंबर याद आ रहा है? रजिस्टर ऑफ मेंबर को प्रिजर्व करके रखना होता है हमेशा, परमानेंटली। कुछ 8 साल भी पढ़ा था मैंने, क्या था वो? डिबेंचर होल्डर। ठीक है, डॉक्यूमेंट का बाइफर्केशन है, हमेशा याद रखना। कुछ होता है जो परमानेंट रिजर्व करके रखना होता है, ठीक है, कुछ होता है जो टेम्परेरी आपको प्रिजर्व करके रखना होता है। जितने भी टेम्परेरी प्रिजर्वेशन होते हैं वो अक्सर कितने साल के होते हैं? 8 साल के। ठीक है, 8 साल के बाद आपकी मर्जी, खुद से रखना है रखो, लेकिन हाँ, लॉ आपको नहीं बोलता है उतना रखने का। डन। चलिए, पेड डिविडेंड समझना। पेड डिविडेंड चेक or warrant must be preserved for a specific period or a 8 years whichever is longer। इन्होंने कहा कि आपको डिविडेंड किसके थ्रू दिया जा रहा है? चेक के थ्रू दिया जा रहा है, वारंट के थ्रू दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें प्रूफ होती कि हाँ ये हमने आपको दिया है, ये हमने आपको दिया है, तो उनको आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर चेक वारंट का अपना खुद का कोई ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, तो वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन, या फिर हमने कितना दिया? 8 साल, विच एवर इज लॉन्गर, विच एवर इज लॉन्गर, मतलब जो ज्यादा समय। अगर वारंट में लिखा है, अगर वारंट में लिखा है भैया 10 साल, वारंट में कितना लिखा है? 10 साल, और यहां पर 8 साल, विच एवर इज लॉन्गर, कौन सा लॉन्गर है? 10 साल। अगर इसमें लिखा है 2 साल या फिर 8 साल, विच एवर इज लॉन्गर, 8 साल, तो आपको 8 साल तक संभाल के रखने पड़ेंगे वो सारे प्रूफ। अब इन्होंने कहा कि कुछ कुछ ना रिटर्न वारंट होते, कुछ कुछ क्या होते? अनडिलीवर वारंट होते। थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे, वही सारी है ना बच्चों। चलिए, तो रिटर्न वारंट का मतलब पहले समझो। एनी डिविडेंड वारंट रिटन बाय द बैंक शुड आल्सो बी केप्ट फॉर 8 years टू हैंडल द रिक्वेस्ट फॉर द डुप्लीकेट वारंट। समझना, कंपनी जितने भी काम करती है ना, अक्सर ना बैंक के थ्रू करती है। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स कंपनी, मुझे आपको डिविडेंड देना है,
मुझे आपको क्या देना है, डिविडेंड देना है, ठीक है। लेकिन सारे के सारे शोल्डर क्या जबलपुर के होंगे, मेरे पास आ सकते हैं क्या, नहीं। होता क्या है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है इनके शोल्डर तो जगह जगह फैले होते हैं। तो कंपनी जितने भी काम करवाती है ना, तो बैंक के कोऑर्डिनेशन से, बैंक के कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। आपको बता दिया जाता है ये बैंक से हमारा टाई अप है, इन बैंक के पास आप जाएंगे तो सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, आपको सीधे आईटीएस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो बैंक के थ्रू ये काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कोई भी डिविडेंड वारंट जो बैंक ने रिटर्न किया है, बैंक के थ्रू आया है, शुड ऑल्सो बी केप्ट, उन्हें भी आपको कितने साल तक संभाल के रखना है, 8 साल तक संभाल के रखना है, ताकि कल को दिक्कत ना हो कि किसी ने डुप्लीकेट वारंट तो नहीं दे दिया, क्रॉस चेक करने के लिए आपको संभाल के रखना है। नेक्स्ट, कुछ वारंट थे जिसको हमने आपके घर में पहुंचा दिया, लेकिन आपके घर से नहीं पहुंचा और वापस से पोस्ट ऑफिस वाला बंदा लेकर आ जाता है कि भैया ये डिलीवर नहीं हुआ, वापस हमारे पास आ जाता है। आप हमेशा 2 एड्रेस लिखते हो ना, टू लिखते हो, फ्रॉम लिखते हो, ठीक है। तो टू मतलब जिसको आप दे रहे हो, अगर वो सही एड्रेस नहीं है या फिर वहां पे वो बंदे नहीं रहते हैं, एड्रेस बदल गया, वॉटेवर जो भी सिचुएशन होगी, तो वो फ्रॉम वाले एड्रेस में वापस से आ जाता है। तो कंपनी ने वारंट सेंड किया और कंपनी के पास वापस आ गया, डिलीवर हुए ही नहीं। तो वारंट जो रिटर्न हो चुके हैं अनडिलीवर वाले केस थे, उन्हें भी आपको 8 साल के लिए प्रिजर्व करके रखना है, जस्ट फॉर अ प्रूफ कि सामने वाला शोल्डर ये ना बोलते कि भैया आपने हमें डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी प्रूफ दिखाएगी कि भैया देखो हमने भेजा था, वापस आ गया। तो यहाँ पे बस ड्यूरेशन दे रखा है, जब भी हम ये प्रोसेस डिविडेंड हम देंगे, चेक से देंगे, वारंट से देंगे, तो ये चेक ये वारंट आपको संभाल के रखने हैं। तो पहला केस क्या बोलता है, पहला केस क्या बोलता है, प्रिजर्व करके रखना है। अगर ड्यूरेशन दे रखा है या तो 8 साल, जो भी लॉन्गर होगा। दूसरा केस क्या बोलता है, बैंक ने अगर रिटर्न किया है तो वो 8 साल, अनडिलीवर्ड है तो जो कंपनी ने डायरेक्ट भेजा था वो भी क्या बोला, 8 साल। फाइनली अब आपको 8 साल के बाद खत्म तो करना है, कहीं भी परमानेंट लिखा है क्या, मतलब परमानेंट इसको संभाल के रखना नहीं है, कितने सारे हो जाएंगे सोचे, बैठो गौरी। डिस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, दीज डॉक्यूमेंट कैन ओनली बी डिस्ट्रॉय विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। क्या होगा, बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बोर्ड की अप्रूवल, बोर्ड मतलब क्या होता है जरा बताओ। पूरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी सारे प्रूफ से संभाल के रखे, तो साफ इन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी पॉलिसीज बनाई होगी कि भैया कैसे इससे खत्म करना है, वो जो प्रूफ है उनको खत्म करना है, जलाना है, वॉट जो भी है। तो डायरेक्टर ने जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको खत्म कर देना। तो कुल मिलाकर सीन क्या है, डिविडेंड देना उसकी प्रोसेस का पार्ट। डिविडेंड देते हैं तो वारंट के थ्रू दे रहे हो, चेक के थ्रू दे रहे हो, जस्ट फॉर अ प्रूफ आपको 8 साल के लिए संभाल के रखना है, या फिर जो भी ड्यूरेशन दे रखा है विच एवर इज लॉन्गर, ठीक है। बैंक रिटर्न करेगा तो 8 साल, खुद डिलीवर किया आपने डायरेक्ट तो 8 साल, और 8 साल हो गए कंप्लीट। अब आपको इसे खत्म करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल पहले ले लो, सारे डायरेक्टर अप्रूवल ले लेंगे और फिर मिलकर जो पॉलिसी डिसाइड होगी उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है, पक्का। रुको, 7 साल बाद डिविडेंड चले जाए, प्रूफ पेपर चेक, वो जो चेक है उसे खत्म कर रहे हैं ना। और आज के जमाने में कौन ये सब रूट ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ चुका है। लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म में ये सारी चीजें हो रही है तो वो जो पेपर वर्क, जो स्टोरेज है, जो इतना डंप मेंटेन करके रखना होता है, उसे खत्म करने की बात की जा रही है। कंसेप्ट क्लियर है, पक्का। डिविडेंड का पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फंड में चला गया, 7 साल में ही चला गया, अब यहाँ 8 साल तक कोई आ नहीं रहा है, हम किसको क्या प्रूफ देंगे। तो 8 साल जैसे हो जाएंगे आपको इसे क्या कर देना है, इन प्रूफ्स को जो फिजिकल फॉर्म में उन्हें खत्म कर देना है, दैट्स इट। क्यों, क्योंकि आपका भी एक ऑफिस है, उस ऑफिस में कितने सालों के डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखोगे तुम, गवर्नमेंट ऑफिसेस तो देखते ही हो ना, क्या कचरा भरा रहता है। तो उस फिजिकल चीज को खत्म करने की बात हो रही है। कंसेप्ट क्लियर है, पक्का। चलो, बस अच्छी प्रेजेंटेशन में बताया। पहला वाला टॉपिक क्या बोल रहा है, पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, प्रिजर्वेशन क्या है, जो स्पेसिफाइड है, या फिर 8 साल विच एवर इज लॉन्गर। दूसरा क्या बोलता है, वारंट जो रिटर्न कर रहा है बैंक, ठीक है। चलो, तीसरा डिविडेंड वारंट जो क्या है, अनडिलीवर्ड, ठीक है, उनको भी 8 साल। और डिविडेंड चेक वारंट सो प्रिजर्व, इसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे जैसे डायरेक्टर बोलेंगे। हेडिंग क्या बोलता है, ज्यादा डिस्क्लोजर किसको देना है, नॉर्मल कंपनी को कि लिस्टेड कंपनी को। आ गई यहाँ पे लिस्टेड कंपनी, जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनको कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर। चलिए, पहली हेडिंग क्या बोला, प्रायर इंटीमेशन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, आज तुम डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हो, आपको पहले प्री इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आज बोर्ड मीटिंग होने वाली है और बोर्ड मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना। तो बोर्ड मीटिंग बाद में करना, पहले
बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन पहले इन्फॉर्म करना कि भैया 2 दिन बाद बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, सोचो जरा। क्योंकि नजर रखी जाएगी कि अब जो ये बोर्ड मीटिंग होगी इसमें जो भी डिस्कशन है, इंफॉर्मेशन कहीं लीक तो नहीं हो रही। क्योंकि डिविडेंड के अमाउंट से चीजें थोड़ी सी मैनिपुलेट हो सकती है। हो सकता है हम इनसाइडर ट्रेडिंग वाला गेम खेले। व्हाट डू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग? अंदर की इंफॉर्मेशन है, अब हम इसको ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे, अपने दोस्त है ना, रिश्तेदार, इन सबको इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया कंपनी के साथ क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से खरीदो या फिर बेचो। समझ में आया? तो लिस्टेड कंपनी के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स है, ठीक है। तो प्रायर इंटीमेशन लिस्टेड कंपनी, साथ में बोला आपके जो अकाउंट्स बनेंगे लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी जितने भी आपके अकाउंट्स बनेंगे फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी पड़ेगी। आपको बोर्ड रिपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये 3 हेडिंग फॉर द लिस्टेड कंपनी। आ जाओ। लिस्टेड कंपनी मस्ट नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द बोर्ड मीटिंग। आज अगर बोर्ड मीटिंग है तो आपको 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बता देना था कि आज जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसमें हम डिविडेंड डिक्लेरेशन को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब पहले बताओ फिर मीटिंग करो। प्रायर, ठीक है। रिकॉर्ड डेट, व्हाट डू मीन बाय रिकॉर्ड डेट? जब हम रजिस्टर को क्लोज करेंगे वो रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट इसलिए बोला जाता है उस डेट को ही रिकॉर्ड में जितने शेयर होल्डर होंगे उसको डिविडेंड देंगे। 7 दिन पहले, 7 दिन पहले आप स्टॉक एक्सचेंज को बताओ। फॉर एग्जाम्पल 15 अक्टूबर को आपकी मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग। तो 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताओ। कंपनी ने डिसाइड किया कितनी तारीख को, 11। मिनिमम 2 दिन पहले, अरे 5 दिन पहले भी बता सकते हो ना। ये 2 दिन का गैप होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जब आपने बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बताया और जो मीटिंग करी, इन दोनों में गैप कितना होना चाहिए? कम से कम 2 दिन का गैप होना चाहिए। तो भाई अगर 15 तारीख को मीटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो 15 तारीख तो मीटिंग है। 14 और 13, 13 और 14, 13 और 14 मतलब कि 12 को बता सकते हो, 12 से पहले कभी भी बता सकते हो। तो हमने डिसाइड किया कि हम कब बताएंगे, 11। 11 तारीख को हमने बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि अब हमारी अपकमिंग बोर्ड मीटिंग जो होने वाली है उसमें हम क्या करने वाले हैं, डिविडेंड का डिस्कशन करने वाले कि देना है कि नहीं देना। अब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के दिमाग में आ जाएगी कि हाँ ये चल रहा है, थोड़ा सा हमें मार्केट की स्टडी करनी है, मार्केट में देखना है कुछ फ्लक्चुएशन ज्यादा हो तो नहीं रहे। तो नोटिफाई द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द बोर्ड मीटिंग अक्टूबर 11। और रिकॉर्ड डेट क्या फाइनल होने वाली है हमारी? पहले बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा डिविडेंड देना है कि नहीं देना। अगर एक बार डिसाइड हो गया तो रिकॉर्ड डेट फाइनलाइज करेंगे इस मीटिंग में। रिकॉर्ड डेट क्या डिसाइड करी हमने? 22 अक्टूबर, ठीक है। तो ये डेट भी आपको अनाउंस करनी है स्टॉक एक्सचेंज को। मतलब आप क्या करोगे, कम से कम 7 दिन पहले, मिनिमम 7 दिन का गैप, मिनिमम 2 दिन का गैप, मिनिमम 7 दिन का गैप हो जाए, ठीक है। तो आप को स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। तो स्टॉक एक्सचेंज को पहले इन्फॉर्म करो कि 14 तारीख को हमने बता दिया कि भैया 22 तारीख हमने फाइनलाइज करी है हमारा रिकॉर्ड डेट, 22 तारीख को जितने शेयर होल्डर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो लिस्टेड कंपनी को एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी क्या? पहला एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी क्या? बोर्ड मीटिंग में जो डिस्कशन होने वाला है डिविडेंड का और जो रिकॉर्ड डेट है, इन दोनों को पहले बताना है आपको, ठीक है। तो 2 दिन पहले बताना है मीटिंग के बारे में और 7 दिन पहले क्या बताना है, रिकॉर्ड डेट, ठीक। चलो नेक्स्ट, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड इंक्लूड द टोटल डिविडेंड अमाउंट। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो नोट होगा उसमें आप टोटल डिविडेंड अमाउंट बताओगे, डिविडेंड पर शेयर बताओगे। कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स का बचा बुचा एरियर्स है तो बता दो। शेयर शुड ऑल्सो भी डिस्क्लोज। प्रेफरेंस होल्डर का कुछ बचा है बता दो। ठीक है। डिक्लेरेशन को लेकर डिस्कशन होने वाला है कि हमें देना है कि नहीं देना। वापस से हम कुछ टर्म्स ऐसे बोल रहे हैं जिससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। अगर मैंने प्रपोज बोला मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ रिकमेंड किया मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अप्रूव किया, फाइनलाइज किया, चेयर। अब ये लोग बार बार बीच बीच में बोल देते हैं कि भैया डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर। डिविडेंड फाइनली डिक्लेयर कब होगा, एजीएम में। कब होगा, जब हाँ बोल दिया जाएगा। अभी मैं कह रही हूँ कि हम प्रपोज करने वाली मीटिंग कर रहे हैं तो डिविडेंड डिक्लेरेशन को लेकर डिस्कशन है। डिविडेंड डिक्लेरेशन को लेकर डिस्कशन है कि हमें प्रपोज करना है कि नहीं। तो ये कह रहे बोर्ड मीटिंग में अगर डिविडेंड का डिक्लेरेशन टर्म यूज किया दैट मींस आपको मानना पड़ेगा कि डिक्लेयर नहीं हो रहा है, उसको उसको लेकर क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा तो फाइनल कंक्लूजन उसका क्या होगा कि प्रपोज कर रहे हैं।
टर्म ये कुछ भी यूज करे, ये कभी बोल देंगे कि भैया डायरेक्टर डिक्लेयर करे, कभी बोल रहे मेंबर डिक्लेयर करे। अगर डायरेक्टर डिक्लेयर करे मतलब वो प्रपोज ही करेगा, हक नहीं है उसके पास, ठीक है। अगर मेंबर डिक्लेयर करे दैट मींस कि एजीएम में फाइनलाइज हो गया है, बात समझ में आई। तो यहाँ ये कह रहे हैं डिक्लेरेशन का डिस्कशन होने वाला है कि देना है कि नहीं देना। क्लियर है बच्चों, पक्का? चलो ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स बताने पड़ेंगे। नोट्स में क्या बताने पड़ेंगे आपको? टोटल डिविडेंड कितना दे रहे हो, पर शेयर कितना देने वाले हो, प्रेफरेंस शेयर का कुछ एरियर्स है क्या, कुछ बचा बुचा है क्या। बोर्ड रिपोर्ट मस्ट मेंशन द रिकमेंडेड डिविडेंड। बोर्ड रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए कि डायरेक्टर ने कितना रिकमेंड किया, मतलब कितना प्रपोज किया। कोई इंटरिम डिविडेंड भी है, पेड किया है क्या, बताओ। अनपेड डिविडेंड अमाउंट कितना हो गया, कुल मिलाकर आपको बोर्ड रिपोर्ट में सारी डिटेलिंग देनी पड़ेगी। कितना डायरेक्टर ने रिकमेंड किया, कितना शेयर होल्डर ने अप्रूव किया, क्या इंटरिम डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड दिया तो कहां से दिया, क्या दिया, सारी डिटेलिंग आपको आपकी बोर्ड रिपोर्ट में प्रेजेंट करनी पड़ेगी। लिस्टेड कंपनी को एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज करनी होती है। बस ये इन्होंने बिल्कुल बिछा बिछा के ये 3 हेडिंग में बताया। समझ में आया? चलो हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अब जो आप पढ़ रहे हो ना बिल्कुल बच्चे बुच्चे पॉइंट्स पढ़ रहे हो इस चैप्टर के, है ना। क्या लिखा है? टेस्ट योरसेल्फ। चलो पहला क्वेश्चन रीड करो। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। व्हाट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट कितने दिन? 30 डेज। 30 डेज कहां से? फ्रॉम दी डिक्लेरेशन। 30 दिन का समय है तो वो आखिरी 30 दिन, 30वां दिन वो पेमेंट की लास्ट डेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन कंपनी हैज इनएडुकेट प्रॉफिट, या फिर कंपनी का लॉस है, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर करना चाहती है फाइनल डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, क्या कर सकती है? पहला क्वेश्चन। ऑल्सो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है रेट ऑफ डिविडेंड में? दो चीजें पूछी है। पहला, कर सकती है, हाँ। क्या रेट ऑफ डिविडेंड में कोई रिस्ट्रिक्शन है? क्या है बताओ जरा। क्या रेट ऑफ डिविडेंड पक्का 3 साल वाला था? 10%, 15% वाला तो नहीं था? 10% क्या था? अमाउंट ड्रॉन वाला, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड बोला जाएगा तो वही 3 साल वाला जो आप बोल रहे हो, है ना। बस तुम लोग को कंफ्यूज कर रही थी, तुम लोग हुए नहीं, ठीक है। अगर अमाउंट की बात बोली जाएगी तो 10% वाला। अगर रिजर्व में बैलेंस करने की बात की जाएगी तो 15%। कंसेप्ट एकदम क्लियर है। क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है सर्टेन क्लास ऑफ शेयर होल्डर ओनली, क्या कुछ पर्टिकुलर क्लास को कर सकते हैं? हाँ। डिफरेंशियल वोटिंग, डिफरेंशियल डिविडेंड याद आ रहा है। अगर डिफरेंशियल डिविडेंड वाले हैं तो हाँ कर सकते हैं, जो प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे बस आपको बता के रखा है कि भाई जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके क्वेश्चन यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने पूछना चालू कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन एक आध नहीं पूछे, बहुत सारे पूछे। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे तो इस पे डिस्कशन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन सही हैं ये सारे, ठीक है। तो आज जो हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, वो सेकंड क्लास में जो हमने, है ना, अपना ओरल डिबेट बोलो, है ना, गर्ल्स वर्सेस बॉयज बोलो, जो बोलना है बोलो, इन सब में इन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं दो जो चिल्लर सेक्शन रह गए, कौन कौन से? 126 और 127। हेडिंग 126। 126 सेक्शन की हेडिंग पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं। एक एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए है, कंपनी के शेयर है उसके पास, वो बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है किसको? मिस्टर बी को। पेपर्स आर सबमिटेड टू कंपनी। कौन से पेपर की बात हो रही है? टेस्ट पेपर की बात हो रही है। ट्रांसफर डीड। मिस्टर ए बेचना चाहती, मैं दीक्षा को बेचना चाहती हूँ, ठीक है। अब दीक्षा को अगर मैं बेचना चाहती हूँ तो मेरे बीच में एक अग्रीमेंट होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर डीड। ये ट्रांसफर डीड सबमिट हो रहा है किसके को? कंपनी को। सबमिट कर दिया है, बट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है। अब कंपनी के सामने ये पेपर आ गया, ट्रांसफर डीड आ गई है जिसे उन्हें रिकॉर्ड में डालना था, ठीक है। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है तो अब कंपनी कंफ्यूज है कि देना है किसको देना है। कायदा क्या बोलता है? कायदा क्या बोलता है? जिसमें रजिस्टर में जिसका नाम लिखा हो उसी को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है रजिस्टर में मेरा नाम लिखा हो, तो कायदा मुझे बोलता है मुझे देने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूट हो जा रहा है, कभी मैं कभी दीक्षा। तो इन्होंने क्या बोला? भैया बहुत नाटक है, ठीक है। अब ये काम करते हैं, इस डिविडेंड के पैसे को कहाँ डाल देंगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? इसको क्या अज्यूम कर रहे हैं? कि कोई क्लेम करने नहीं आया।
30 दिन के अंदर हमें पेमेंट करनी थी, लेकिन कंफ्यूजन है ना कि मुझे पेमेंट होगी कि दीक्षा को पेमेंट होगी। तो एक काम करो, 30 दिन में इनको पेमेंट नहीं हो पाई है, ये पैसा उठाकर कहाँ डाल देंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब जो भी हमारा डिस्प्यूट होगा, रिजॉल्व होगा, तो 7 साल तक का समय है, कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो अब मुझे मिलना है, दीक्षा को मिलना, वट जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर ए ने ऑथराइज कर दिया है, अगर ए ने ऑथराइज कर दिया है, ठीक है, याद करो, अगर शेयर होल्डर ने बता दिया, किसको बता दिया, कंपनी को, ट्रांसफर डीड दे दिया और बोल दिया जो भी डिविडेंड, क्योंकि रिकॉर्ड डेट पहले ही मार्केट में पता चल गई है। तो अगर हमने पहले ही बोल दिया है, ऑथराइज कर दिया है कंपनी को कि भैया तुम ये डिविडेंड बी को दे दो, फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा नहीं, क्या होगा, सीधा दीक्षा को ये डिविडेंड मिल जाएगा। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आओ सेक्शन 126 की अब हेडिंग पढ़ेंगे, राइट टू डिविडेंड। डिविडेंड का राइट ट्रांसफरर का है कि ट्रांसफरी का? अगर कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, फॉर द टाइम बिंग कहां डाल देंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। तो राइट टू डिविडेंड, लेकिन बस यहाँ पे राइट टू डिविडेंड की बात नहीं हो रही है। दूसरा क्या लिखा है, राइट शेयर्स, क्या है, बोनस शेयर्स। जैसा डिविडेंड को लेकर है वैसे ही राइट इश्यू को भी लेकर होगा। राइट इश्यू किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा या दीक्षा को मिलेगा, या फिर बोनस शेयर्स किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, किसको मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफर हो गया। जब भी ट्रांसफर के केसेस में ऐसे केसेस फंस जाते हैं, कौन कौन से, डिविडेंड, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, इन सब को टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इनको हम बोलते हैं टू बी हेल्ड। ये क्या टर्म लिखा है, एबियंस बोलते हैं इनको, लिखो उसमें, टेम्परेरी टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, थोड़े समय के लिए इसे होल्ड पे डाल दिया जाता है, टेम्परेरी सस्पेंशन, ठीक है। एबियंस टर्म यूज कर सकते हैं टेक्निकली आपको, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट क्रिएट करने के लिए। टेम्परेरी सस्पेंशन लिखेंगे, चलो। तो अगर कोई डिविडेंड है, कोई राइट इशू है, कोई भी बोनस इशू है, ठीक है, कंफ्यूजन है कि ट्रांसफर को आएगा, ट्रांसफर कायदा तो बोलता है नाम जिसका लिखा है उसका, लेकिन स्टिल बहुत क्लोज है। कंफ्यूजन है कि आज ही के आज ही रिकॉर्ड चढ़ना था, लेकिन रिकॉर्ड डेट में आज का डेट होना था। अगर कंफ्यूजन है तो पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर, सेक्शन 126 बोलता है वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज बीन डिलीवर्ड टू कंपनी, कंपनी को दे दिया है फॉर द रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर लेकिन अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ट्रांसफर, वो जो डिविडेंड का अमाउंट है कहां ट्रांसफर कर दो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनलेस, नहीं करना होगा अगर ट्रांसफरर ने क्या दे दिया, ऑथराइजेशन दे दी, खुद से लिखकर बोल दिया, ऑथराइज दी बाय द रजिस्टर्ड होल्डर राइटिंग में कि भैया ये डिविडेंड को जो पैसा है वो ट्रांसफरी को दे दे। क्या ए पॉइंट समझ में आया? एबेंस का मतलब क्या बताया मैंने, टेम्परेरी सस्पेंड करना। वो टेम्परेरी सस्पेंशन क्या है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना। जनरल रूल, कंफ्यूजन है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालो, लेकिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ट्रांसफरर खुद से इन्फॉर्म कर देता है कंपनी को, डीड के साथ बोल देता है भैया मैं राइटिंग में लिख के दे रहा हूँ, दे दो, तो कंपनी के पास प्रूफ हो गया, ट्रांसफर तुमने ही बोला था डिविडेंड देने को, अब हमने दे दिया, ठीक है। कीप इन द एबियंस इन रिलेशन टू सच शेयर, इन्होंने ऊपर स्पेसिफिक डिविडेंड को लेकर बोला, स्पेसिफिक डिविडेंड को लेकर बोला, बी पॉइंट राइट इशू, बोनस इशू, सबकी बात कर रहा है। ऐसे ही सेम आपको टेम्परेरी सस्पेंड करना पड़ेगा शेयर्स को इन एनी ऑफर, अगर कंपनी ने राइट इशू दे रखा है सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग, अगर कंपनी ने बोनस इशू दे रखा है फुल्ली पेड वाला, अगर याद है एक्सेप्शन जो पढ़ा था हमने, तो 123 के 5 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी ने राइट इशू दे रखा है, बोनस इशू दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो इन सबको भी एबेंस में डाल दिया जाएगा जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए। कंसेप्ट क्लियर? बस यही था सेक्शन 126 छोटा। रजिस्टर्ड को ही देना है, कंपनी चुपचाप रजिस्टर को दे देगी। लेकिन अगर कुछ चीजें बिल्कुल पब्लिकली है कि भाई ये चीज तो इसको मिल गई है, लेकिन स्टिल अभी डिस्प्यूटेड है, अभी कंफ्यूजन है दे कि नहीं दे, अगर दे दिया तो मैटर बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अंबानी लड़ रहे हैं, दो भाई है, ठीक है, अनिल और मुकेश अंबानी दोनों लड़ रहे हैं, भैया मेरा है मेरा है मेरा है, धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई, ठीक है। अब एकदम साफ समझ में आ रहा है कि भैया कायदे से देना है, ठीक है, लेकिन अभी मैटर सेंसिटिव है, डिस्प्यूटेड है, तो कंफ्यूजन है ना, तो क्या करो, अभी डाल दो, जब केस पूरे से रिजॉल्व हो जाएगा ना तब फाइनल मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 दिन पहले का केस है, रिकॉर्ड डेट में नाम पॉसिबल ही नहीं है, या फिर रिकॉर्ड डेट में कंफ्यूजन ऐसे है कि मेरा नाम की जगह दिशा का नाम रिकॉर्ड डेट में आ ही जाना चाहिए था, लेकिन हाँ मैं यहां से बोलूं नहीं देना नहीं देना नहीं देना, डिस्प्यूटेड मैटर हो गया। जहां डिस्प्यूटेड मैटर है, जहां पब्लिकली दिख रहा है कि भैया इम्पॉसिबल है करने में, कुछ ज्यादा ही मैटर इधर उधर हो जाएंगे, तो कंपनी को अपना दिमाग खराब नहीं करना है, चुपचाप क्या करना है, एबेंस में डालो। एबेंस में डालो मतलब टेम्परेरी सस्पेंड करो, तुमको नहीं मिल रहा है बाकी सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने काम को
है ना, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए करिए कि जब एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तब हम आपको दे देंगे, और अच्छा खासा इसके लिए समय भी है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन, हेडिंग, क्यों पनिशमेंट दी जा रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। टाइम बताओ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का, 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम दी डिक्लेरेशन। डिफॉल्ट किया, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, नहीं पोस्ट करती है, अब देखो अगर कैश देना है, ई फॉर्म में देना तो अकाउंट में डालना है, हो सकता है भैया उनको वारंट देना हो, अब वारंट तो पोस्ट करना पड़ेगा, पेपर है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, हो सकता है उन्हें चेक देना हो, तो ये सारी फॉर्मेलिटी, वारंट भी पोस्ट नहीं किया आपने 30 दिन के अंदर, डिविडेंड देना था तो 30 दिन के अंदर देना था, ठीक है, अकाउंट में पैसे डाल दो। अगर ई फॉर्म नहीं लिया है आपने, आपने वारंट ले रखा है, चेक दे रखा है, तो इन्हें भी अच्छा खासा तरीके से आपको पोस्ट करना पड़ेगा इन्हीं 30 दिनों में। पोस्ट कर दे, धीरे धीरे आपके पास पहुंच जाएगा, जब भी आप आकर बैंक से लेना है बैंक से ले लो, हमसे आके लेना हमसे आके ले लो। समझ में आया। तो वारंट एक पेपर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि कंपनी से इतना अमाउंट आप ले सकते हो। जैसे आपको प्रोमिसरी नोट पता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है बताओ, प्रॉमिस की इस 2 महीने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये पैसे ये आपके पास रखे, जब 2 महीने खत्म हो जाएंगे तो आप पेपर लेके आ जाएंगे। दैट वाज वारंट भी ऐसे ही, वारंट में लिखा है कि कंपनी को आपको इतना पैसा डिविडेंड का देना है, वो लेकर आ जाओ हम आपको पैसे दे देंगे, उसका भी एक ड्यूरेशन होगा। तो वारंट पोस्ट कर दो उस 30 दिन में, कंपनी तुम्हें अपना काम खत्म करना है इन 30 दिन में। लेकिन अगर 30 दिन में तुम अपना काम नहीं खत्म कर पाते हो तो एवरी डायरेक्टर एंड कंपनी, डायरेक्टर भी फंसेगा और कंपनी भी फंसेगी। पढ़ो पेनल्टी कितनी लगने वाली है। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या लिखा है, नोइंगली, पता था, जानबूझकर ये कर रही थी, इम्प्रिजमेंट जेल 2 साल, एंड फाइन कितने का, फॉर एवरी डे 1000 रुपीज हर दिन का, एंड कंपनी भी गई सिंपल इंटरेस्ट के साथ 18% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, मतलब डिविडेंड का पैसा तो देना पड़ेगा प्लस 18% इंटरेस्ट। वो 12% क्या था, सेक्शन 124, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला, लेट हो गए तो उसमें 12%, या 18% क्या, 30 दिन के अंदर नहीं दिया कंपनी, डिविडेंड को तो प्रिंसिपल अमाउंट देना ही देना है, प्लस जितना लेट होता जा रहा है उसमें 18% के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। और डायरेक्टर तुम तो गए लंबा, जानबूझ के तुम कर रहे थे, तो तुम्हें तो जेल की सजा विथ फाइन, वो भी 1000 रुपए पर दिन का देना पड़ेगा। चलो डायरेक्टर फंसा है ना, डायरेक्टर लिख दिया ना, ऑफिसर नहीं लिखा ना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं लिखा, डायरेक्टर लिखा ना, गए डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है पढ़ो, कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें 30 दिन के अंदर अगर आप नहीं कर पाते हो, आईटेक्स कंपनी को 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना था, अगर 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं दे पाए, आईटेक्स की गलती इसमें नहीं है। हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें ऑफेंस माना नहीं जाएगा, इसमें कंपनी की कहीं से कोई भी गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक केस बताया, दिशा और मेरे में अभी झगड़ा चल रहा है, डिविडेंड मिलेगा किसको, हम 30 दिन के अंदर, आईटेक्स 30 दिन के अंदर देना चाहता है, लेकिन ट्रांसफर को देना है कि ट्रांसफर को देना है, डिस्प्यूट चल रहा है, मैं यहाँ से बोलूँ नहीं देना नहीं देना, दीक्षा बोली ये प्रूफ है मेरे पास देना देना है, तो डिस्प्यूटेड मैटर, तो अब 30 दिन के अंदर क्यों नहीं दे पाए, डिस्प्यूट चल रहा था, तो क्या इसमें कंपनी की गलती है क्या, नहीं। या फिर डेथ हो गई, डेथ हो गई, नॉमिनी आया बहुत लेट लतीत, तो उसमें क्या हमारी गलती है क्या, नहीं। तो कुल मिलाकर केसेस जिसमें हम ऑफेंस ट्रीट नहीं करेंगे, पहला डिविडेंड नॉट पेड बाय रीजन ऑफ, क्या लिखा है, लॉ के चक्कर में रुक गए थे, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ ने बोला रुक जाओ, कुछ भी उनके रीजंस हो सकते हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ भी होता है, कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है। शोल्डर हैव गिवन डायरेक्शन, ये शोल्डर डायरेक्शन दे रहा था, क्या डायरेक्शन दे रहा था, रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, कभी बोलता है ये करो कभी बोलता है वो करो, ठीक है, दोज डायरेक्शन कैन नॉट बी कंप्लाई, कंपनी कर ही नहीं पाई वो डायरेक्शन फुलफिल। कायदा बोलता है सबके अकाउंट में पैसे डाल दो, लेकिन उसकी कुछ पर्सनली डिमांड थी, वो पर्सनल डिमांड करने में हमें टाइम लग रहा था और वो हम कर भी नहीं पाए, तो अगर बाकी सबको जिस तरीके से दे रहे हो उसको भी देते हो तो समय पे हो जाता, उसके चक्कर में, उसके डायरेक्शन के चक्कर में टाइम लगा। तो साफ इन्होंने बोला पहला बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का था, कुछ उन्होंने रोक दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, कोविड ने बोल दिया हमने तुम्हें छूट दे दी, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ ना। दूसरी सिचुएशन क्या, कि इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन पे डायरेक्शन दिया जा रहा है, कौन, शेयर होल्डर, कि पेमेंट कैसे करना है, कभी एक तरफ बोलता है कभी दूसरी तरफ, हम जैसे वो
प्रोसेस करने जाते हैं वो बोलते हैं नहीं यार एक काम करो डीडी बना के दे दो। तो अब हम यही नहीं सब में हमारा टाइम वेस्ट हो गया। सी पॉइंट क्या बोलता है, डिस्प्यूट था कि भैया राइट टू रिसीव डिविडेंड किसका राइट बनता है, ट्रांसफरर का बनता है या फिर ट्रांसफर का। डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट, याद करो हमने पढ़ा था सबसेक्शन 5, क्या आपको सॉरी सबसेक्शन 5 पढ़ा था, 123 का सबसेक्शन 5। लॉ बोलता है कैश ही देने का, लेकिन फुल्ली बोनस दे सकते हैं, फुल्ली पेड बोनस और अनपेड अमाउंट को एडजस्ट कर रहे। तो हमने इनको क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम इनका एडजस्टमेंट कर रहे थे, जितना इनका डिविडेंड बनता था उतना इनका शेयर का पैसा देना बनता था, एडजस्ट हो गया। डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर, इसीलिए हम उसको डिविडेंड नहीं दे पाए क्योंकि उनका एडजस्टमेंट का प्रोसेस चल रहा था। नेक्स्ट, एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, फेलियर टू पे डिविडेंड या फिर पोस्ट वारंट विद इन द पीरियड, लेकिन बस याद रखना नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। अगर वो कंपनी के एंड पे नहीं है, कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है, तो हाँ ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें ऑफेंस नहीं मानेंगे और ये पनिशमेंट भी हमें लगने वाली नहीं है। जनरल रूल 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, अदरवाइज ये पनिशमेंट। हमने कुछ सर्कमस्टांसेस पढ़े जिसमें 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं होती है तो इसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा और पनिशमेंट भी लगने वाली नहीं है। क्या ये 5 केसेस समझ में आए? पहला केस ऑपरेशन बाय लॉ, दूसरा शेयर होल्डर डायरेक्शन दे रहा है कि पेमेंट कैसे करना है, तीसरा पॉइंट ट्रांसफर में डिस्प्यूट चल रहा है, फोर्थ पॉइंट एडजस्टमेंट हो रहा है बाय दी है ना लॉयर ऑपरेशन ऑफ लॉ। आखिर वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी रीजन जिसमें कंपनी की कोई भी गलती नहीं है, कंपनी को बस जेन्युइनली बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly. ठीक, कौन सी कंपनी, शॉर्ट में पहले, अगर निधि कंपनी को डिविडेंड का पैसा देना है कितना, 100 रुपए या उससे कम, पिद्दी सा देना है डिविडेंड, तो इन्होंने कहा तुमने अगर प्रोसेस पढ़ी होगी तो प्रोसेस में लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी, कुछ याद हो अगर, है ना, कि न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा, ये सारी चीजें। तो इन्होंने बोला कि यार निधि कंपनी है, पैसा भी क्या देना है डिविडेंड का, 100 या 100 से कम देना है। अगर इतना छोटा अमाउंट है अगर डिविडेंड का, तो एक काम करो, निधि कंपनी जहां भी है वहां का लोकल न्यूज़पेपर में दे दो और डिस्प्ले कर दो अपने खुद की कंपनी के नोटिस बोर्ड में। कब तक के लिए, 3 महीने। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स कंपनी एक निधि कंपनी, छोटी कंपनी, ठीक है, निधि कंपनी हमें डिविडेंड तुम लोग को कितना देना है, 100 या 100 से कम देना है, तो अपने आईटेक्स के नोटिस बोर्ड में 3 महीने तक लगा के रखेंगे और लोकल न्यूज़पेपर में डाल देंगे, बस इतने ही कंप्लाइंसेस करेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? अब यही चीज तुम्हारी बुक से रीड करो। सेक्शन 127 शेल अप्लाई, कि भैया रूल बोलता है आपको देना है, लेकिन सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन दैट वर दी डिविडेंड पेबल टू अ मेंबर 100 रुपीज, अगर डिविडेंड मेंबर को देना है 100 या 100 से कम, इट शेल बी सफिशिएंट कंप्लायंस, हम मान लेंगे कि आप सारे कंप्लायंसेस कर रहे हो, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर में बस दे दो और अनाउंसमेंट कर दो, ठीक है, अपने नोटिस बोर्ड में 3 महीने तक, इतने से आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? 126 और 127 दोनों खत्म, पक्का? इलस्ट्रेशन रीड करो अभी के अभी। यहीं पे है ना, दिमाग का क्लिक आ जाना चाहिए। रिवोक कर सकते हैं क्या? सेक्शन 235 क्या बोलता है, ड्यू फ्रॉम द कंपनी वंस प्रॉपर्ली डिक्लेयर इंटीम डिविडेंड डिक्लेयर बाय द बोर्ड वंस इज डिक्लेयर। अब देखो इन्होंने क्या बोल दिया, इंटीम डिविडेंड वंस इज डिक्लेयर, डिक्लेयर कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब क्या है, और डिक्लेयर नहीं कर रहा है, इंटीम डिविडेंड है, प्रपोज ही वही करता है और डिक्लेयर वही करता है, बस देखना चाह रही थी बोल क्या रहे हो। चलो वही सारी चीजें उन्होंने बताई, ठीक है, खत्म। हेडिंग बताओ, किसकी प्रोसीजर, किसकी प्रोसेस बताई, शॉर्ट में मैं ही बता देती हूँ, आओ। एक्चुअली में इन्होंने ही फटाफट सा वाला दे रखा है, फटाफट
सबसे पहले क्या करो, इनकी साइड हेडिंग देखोगे तो वही होता जाएगा। अगर तुम इनकी साइड हेडिंग देखोगे, एक मिनट दिखा दूं पहले साइड हेडिंग क्या लिखा है। पहले क्या करना, तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल वैसे नहीं करनी जरूरत, इन्होंने खुद ही साइड हेडिंग बना दिया है, यही शॉर्ट है। पहला क्या करना है बताओ, आर्टिकल को चेक करना है, डिविडेंड दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। देन बोर्ड मीटिंग, देन अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन पहले बता दो कि भैया मीटिंग होने वाली है जिसमें डिविडेंड का डिक्लेरेशन का डिस्कशन है। मैटर विद रिगार्ड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट इंटरिम डिविडेंड, बोर्ड मीटिंग का डिस्कशन। फिर क्या बोला है, ये डिस्कशन पूरा डिटेल। फिर स्टॉक एक्सचेंज को बताओ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, और रिकॉर्ड डेट भी बता दो कि रिकॉर्ड डेट क्या फाइनलाइज करे, क्योंकि 7 दिन पहले बताना है, ठीक है। फिर लिस्टिंग कंपनी, तुम्हें सारे के सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। अब जो रिकॉर्ड डेट थी, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था कि 22 अक्टूबर मैंने फाइनल किया है रिकॉर्ड डेट, दैट मीन्स उस दिन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बोर्ड मीटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का क्या कैसा होगा वो पूरा डिस्कशन। अब सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना है, मोड ऑफ डिविडेंड डिसाइड करो। मोड क्या है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन है, कैश, चेक, वारंट, ई मोड, और अगर लोग है ना डिमांड ड्राफ्ट भी था, डीडी भी था अगर चाहे तो, क्लोजली हेल्ड कंपनी पड़ा था। डिविडेंड देंगे तो उसमें टैक्स की लाइबिलिटी भी आएगी। डिविडेंड वारंट देने का सोच रहे हो, डिविडेंड का पूरा स्टेटमेंट तैयार करो। डिविडेंड वारंट प्रिंट कराओ अगर देने का सोच रहे हो, ये वाला मोड अगर आपने सेलेक्ट किया है तो। अब डिविडेंड वारंट को क्या करो, डिस्पैच करो। अब पब्लिक नोटिस कि हाँ हमने पहुंचा दिया है। 30 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई, कोई भी इंसान ऐसा जो लेने नहीं आया, तो वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये क्या बोल दिया, हम इंटरिम की बात करें बच्चों, याद रखना क्या है इंटरिम डिविडेंड, जरा मुझे बताओ। प्रपोज्ड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और हेडिंग जरा इसकी सब हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है। इंटरिम डिविडेंड 2 एजीएम के बीच में मिलता है, ठीक है। एक एजीएम 2020 का है, एक एजीएम 2021 का है। इस एजीएम में क्या मिला होगा, इस एजीएम में क्या मिला होगा, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड डन। बीच में हमने दिसंबर में दिया, क्या दिया, इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनलाइज किया, दे दिया। बस ये बात जब भी आपकी नेक्स्ट एजीएम होगी ना, जब भी आपकी नेक्स्ट एजीएम होगी उसमें कंफर्म कर देना कि हाँ हमने आपको दे दिया है। पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है। पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है। लैंग्वेज रीड करो, कंफर्म द इंटरिम डिविडेंड इन दी, क्या लिखा है, नेक्स्ट एजीएम। बस इन्फॉर्म कर दो कि देखो हमने आपको इंटरिम भी दे दिया था और इस साल अब हम फाइनल डिविडेंड भी दे रहे हैं, तो कंफर्म किया। यहाँ पूरा काम बोर्ड मीटिंग में ही हो गया है। लेकिन जब आप फाइनल डिविडेंड पढ़ोगे तो फाइनल डिविडेंड में क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होगा, उसमें रिकमेंडेशन होगा, फिर अप्रूवल के लिए कहाँ जाएंगे हम, एजीएम में जाएंगे। जनरल मीटिंग भी होगी, लेकिन जनरल मीटिंग में बोलेंगे एजीएम, क्यों, क्योंकि भैया फाइनल डिविडेंड तो कहाँ दिया जाता है, एजीएम के अलावा कहीं यहाँ नहीं दिया जाता, ठीक है। तो अभी बस हेडिंग हेडिंग क्या लिखा है, बोर्ड मीटिंग का नोटिस, वही स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन पहले। फिर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होगी, सारी बातें डिस्कस करो, फाइनलाइज करो, रिकॉर्ड डेट वगैरह सब फिक्स करो, और साथ में जनरल एजीएम की डेट भी फिक्स करो। लेकिन क्योंकि फाइनल डिविडेंड है तो बहुत सारे रिजर्व्स वगैरह साइड करने पड़ते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को बोर्ड मीटिंग हो गई है, बता दो कि हाँ इस साल डिविडेंड देने का प्रपोज करने का सोच रहे हैं। फिर बता दो कि बुक क्लोज होगी, ठीक है, ताकि सारी चीज वैसे डिसाइड हो जाए। फिर डिविडेंड को फाइनली डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करो, फिर से उन्होंने बताया फाइनल वो दिन आ जाएगा जिस दिन क्लोज करना है। बोर्ड रिपोर्ट में ये सारी डिस्क्लोजर दे दो। बोर्ड कमिटी मीटिंग फॉर अप्रूविंग रजिस्टर, जैसे हमने ट्रांसफर ट्रांसमिशन का क्या फाइनलाइजेशन होगा, उसकी मीटिंग अलग। अब फाइनली एजीएम हो रही है, इस एजीएम में हमने मेंबर्स के सामने रखा। इंटरिम में एजीएम वाला पॉइंट नहीं था, बस लास्ट में क्या बोल दिया था, हो गया ना सब कुछ, कंफर्म कर दो। यहाँ क्या बोला, अब एजीएम होगी। अब एजीएम होगी है, सबने हाँ बोल दिया, स्टेटमेंट दे दो डिविडेंड देने का, सेपरेट अकाउंट खोलो। आप अपना मोड सेलेक्ट करना है, मोड सेलेक्ट कर लो, जितना भी टैक्स बनता है वो टैक्स दे दो। आप में भी सेम, आपको क्या देना है, वारंट के फॉर्म में देना है, प्रिंट करो, डिस्पैच करो, इंस्ट्रक्शन टू ऑल दी स्पेसिफाइड ब्रांचेस ऑफ द बैंक। अब पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, सबका पॉसिबल नहीं है
रजिस्टर्ड ऑफिस में आप आना, तो बहुत सारे बैंकों के थ्रू जितनी भी कंपनियां काम कराती है ना, बैंकों को ही अप्रोच करती है। तो जो भी उनके ब्रांचेस है बैंक, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे आप इनको पेमेंट दोगे डिविडेंड का, न्यूज़पेपर में नोटिस दो, अगर कुछ भी बच गया है तो कहाँ भेज दो, 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या समझ में आया? इन्होंने खुद से ही आपकी सब हेडिंग्स बता के रखी है, लेकिन उसके अंदर की डिटेलिंग आपने पढ़ा है या फिर रूल का वो पार्ट है, डिटेल प्रोसीजर का पार्ट है? क्या कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब हेडिंग बताओ क्या लिखा है। देखा इन्होंने कैसे खींचा है, सेक्शन कौन सा चला, 126 127 खत्म। प्रोसेस बता बता के जो इन्होंने तुम्हारे दिमाग को जो पंचर कर दिया है। बताओ हेडिंग। किसकी प्रोसीजर? रिजर्व में से। ठीक है, आओ शॉर्ट में ही समझेंगे। इतनी प्रोसीजर अगर आएंगी तो पागल तो हो ही जाओगे तुम लोग। शॉर्ट में ही प्रोसेस बनाओगे। प्रोसीजर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व यूज व्हेन करंट, अगर आपका करंट प्रॉफिट क्या है, इनएडुकेट, या फिर क्या है, एब्सेंट। कब से तो पढ़े जा रहे यही बात। अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है ज्यादा या फिर लॉस है तो क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, इन सबको यूज करोगे। आओ, नोटिफाई दी डायरेक्टर्स फॉर दी बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में साफ साफ बोल दो, डिस्कस करो। नहीं है इस साल प्रॉफिट, डिविडेंड देना तो है, देना है। सारे कंप्लाइंसेस जो भी होते हैं उसे करो। कैलकुलेट करो भैया टैक्स प्रीवियस ईयर का जो भी है, इंक्लूड करो। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, लॉ बोलते हैं जो जो रिजर्व होंगे उन सारे रिजर्व में डालो। एक्सक्लूड, बस क्या ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन रिजर्व की बात नहीं हो रही है। इन्फॉर्म करो स्टॉक एक्सचेंज को 30 मिनट्स आफ्टर द बोर्ड मीटिंग फॉर द लिस्टेड लिस्टेड कंपनी। बोर्ड मीटिंग जब हो रही थी ना डिविडेंड का डिस्कशन, उससे 2 दिन पहले क्या बताया था स्टॉक एक्सचेंज को कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है। बोर्ड मीटिंग हो गई तुरंत, 12 बजे खत्म होती है, दोपहर के 12 बजे, है ना। 12:30 बजे तक बता दो कि आपका फाइनल डिसीजन क्या हुआ, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ठीक है, दे रहे हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज को बता दो। मतलब मीटिंग से पहले भी स्टॉक एक्सचेंज को बताओ मीटिंग होने वाली है, लेकिन 2 दिन पहले। और जैसी मीटिंग खत्म होगी 30 मिनट के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दो आपका जो भी फाइनल कंक्लूजन हुआ है। तो अब इस साल लॉस हुआ, देने का सोच रहे हो पुराने में से, ठीक है, तो 30 मिनट्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करने का। अब एजीएम करना है आपको, क्यों? क्योंकि भैया लॉस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, एजीएम करवानी पड़ेगी। एजीएम आपको कब करवानी है? एटलीस्ट उसके 21 दिन पहले सारे शेयर होल्डर को नोटिस दे दो कि एजीएम होने वाली है, उसमें हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को भी उसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दो कि भैया नोटिस में जितनी भी बातें लिखी है सही लिखी कि नहीं लिखी, पता चला इनको कुछ भी लिख के भेज रहे हो तुम, तो वो नोटिस भी चेक करो। अकाउंट ओपन करो वही 5 दिन के अंदर, डिविडेंड वारंट 30 दिन के अंदर, सेम सारी बातें रिपीट। क्या अब तो सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी ना? बस क्या सिचुएशन बता रहे, लॉस है तो रिजर्व में आ रहे हैं, और जब रिजर्व में आएंगे तो प्रोसेस बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। डन। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, बताओ क्या है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर करना। एक टर्म याद रखना, ये क्या लिखा है, मतलब रिकमेंड कर रहे हैं। एक होता है मैंडेटरी और एक होता है रिकमेंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, करना ही है। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ऑप्शन, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। अगर आप SS3 फॉलो करोगे तो आपकी कंपनी के लिए बेटर होगा। SS3 गाइडलाइन देता है डिविडेंड को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे पेमेंट करना है। इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2018 में इसको साफ बोल दिया गया था कि ये रिकमेंडेटरी है, रिकमेंड हम कर रहे हैं। आप फॉलो करोगे तो आपकी कंपनी को और बेटर कंप्लाइंसेस होंगे और बेटर तरीके से मैनेज होगी। कवर फाइनल और इंटरिम डिविडेंड दोनों की बात करता है, चाहे आप इक्विटी प्रेफरेंस को दे रहे हो, आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, और साथ में जितने लॉज, और प्लस आपको ये SS3 भी। एक्सक्लूजन SS3 नॉट अप्लाई टू कंपनी दैट डोंट हैव शेयर कैपिटल, जिनके पास शेयर कैपिटल है ही नहीं। अगर तुम्हें याद आ रही हो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसी अगर कुछ कंपनीज है तो SS3 जब शेयर है ही नहीं तो SS3 डिविडेंड
शेयर के बेसिस में मिलता है, तो वो कैसे ही रहेगा, तो उन्होंने कहा उसमें नहीं रहेगा, और वो कंपनी में भी SS3 नहीं लगेगा अगर कंपनी किस में गई है, लिक्विडेशन। क्योंकि अगर कंपनी लिक्विडेशन में गई है दैट मीन्स वो किस प्रोसेस से गई होगी, आईबीसी। आईबीसी के जो लॉ बोलेंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। SS3 बस सिंपल बोलता है मैं आपको मोर कंप्लाइंसेस देता हूं, रिकमेंडेड है कि आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका और बेटरमेंट होगा, दैट्स इट। क्या है, क्या था ये चैप्टर बताओ। बस इस चैप्टर में 123, 124, 125, 126, 127। जब भी एग्जाम के लिए चैप्टर पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना है बता दो। आप पहले 123 को अच्छे से पढ़ोगे अपने शॉर्ट नोट से जो बना रहे हो, 124, 125, 126, 127 इसको पढ़ोगे। उसके बाद आपकी मॉड्यूल को आप रीड करोगे, ठीक है। जहां इन सेक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां बीच में आपकी प्रोसेस प्रोसेस आ जाएगी उसमें प्रॉपर बड़े बड़े तरीके से लिखो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस का शॉर्ट वर्जन ही पढ़ना है, वो आप अपनी बुक से रीड नहीं करोगे। एग्जाम टाइम की बात करें वापस से, एग्जाम टाइम पे कैसे पढ़ोगे इस चैप्टर को, पहले इन्हीं सेक्शंस को पढ़ोगे। इन सेक्शन से रिलेटेड जितने कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो मॉड्यूल से पढ़ोगे। जहां जहां प्रोसेस होगी ऐसे लिख दो, ऐसे मोटे मोटे है ना, ऐसे लिख दो जैसे ये है, इतना मोटा सा इसमें लिख दो कि ये है प्रोसेस और इसका है मेरा ये शॉर्ट वर्जन, दैट्स इट। उसमें तुम नोट्स में शिफ्ट हो जाओगे क्योंकि इस चैप्टर ने भर भर कर प्रोसेस दे रखी है। बात समझ में आई? चलो फटाफट 123 बताओ। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कितने सबसेक्शन थे? चलो पहला, डिविडेंड डिक्लेयर करना है आउट ऑफ करंट प्रॉफिट या फिर प्रीवियस प्रॉफिट या फिर बोथ, और ध्यान रखना है डेप्रिसिएशन लेस कर लेना। प्रोविजो, अनरियलाइज्ड, नोशनल, रिवैल्यूएशन, एनी चेंज, वेरी गुड। प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब ये मेन क्लॉज का ए था, फिर वो प्रोविजन था। बी, अगर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है तो उस गारंटी अमाउंट को भी डिविडेंड के लिए यूज किया जा सकता है। देन उसके बाद सेकंड प्रोविजो, नहीं प्रोविजो से प्रोविजो रिजर्व है ना, रिजर्व वगैरह को ट्रांसफर करने के बाद डिक्लेयर करना। थर्ड प्रोविजो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कर सकते हो, अगर लॉस है तो भैया आप पिछले 3 साल का वो सब लो और जो प्रिस्क्राइब रूल्स थे, ठीक है। प्रिस्क्राइब इसमें लिखा था, हमने प्रिस्क्राइब पढ़े थे वो 3-4 पॉइंट, ठीक है। चलो देन ये थर्ड प्रोविजन था। फोर्थ प्रोविजन, फ्री रिजर्व ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और रिजर्व नहीं है। फिफ्थ प्रोविजन, पिछले साल के लॉस और डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करके ही आप डिक्लेयर करना। फर्स्ट सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 डेप्रिसिएशन जो शेड्यूल 2 में, सबसेक्शन 3 इंटरम डिविडेंड की पूरी डिटेलिंग थी जिसमें बोला था कि दे सकते हो साल में है ना 2 एजीएम के मिड में, और लॉस होगा तो वही 3 साल वाली बात। 3 के बाद 4 शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करने का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, कैश में ही देना है लेकिन हाँ कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट कर सकते हो लेकिन कंडीशन फुल्ली होना चाहिए। दूसरा अनपेड है ना जो है उनका एडजस्टमेंट। 6 पॉइंट, सेक्शन 73 74 जो डिपॉजिट बोलता है वो अगर डिफॉल्ट किया है तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं। क्या पूरा 123 पढ़ लिया? एग्जाम टाइम पे ऐसे ही पहले रिवाइज करना, ठीक है। फिर 124 ही रिवाइज करेंगे। बताओ 124, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है 7 दिन के अंदर। देन सबसेक्शन 2, 90 डेज के अंदर लिस्ट तैयार करो कि किस किस ने नहीं लिया है और अपने खुद की वेबसाइट में डालने का, और जो भी अप्रूव्ड गवर्नमेंट वेबसाइट है उसमें डालने का ताकि उसे देख के शायद लोग आ जाए। देन उसके बाद अगर आपने नहीं किया 7 दिन के अंदर ट्रांसफर तो 12% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। देन शेयरहोल्डर कभी भी आ सकता है, कंपनी से ले सकता है। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, 7 साल तक नहीं आया इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। 6 पॉइंट, 7 साल तक तो शेयर भी चले जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद एक्सेप्शन था, उसमें क्या एक्सेप्शन था? 7 साल में कोई आगे तो शेयर नहीं जाएगा, ठीक है। चलो देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पेनल्टी, ठीक है। 125 सेक्शन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन, इसका पूरा आपके इसमें नहीं दे रखा है, थोड़ा बहुत जो दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है? पहला पॉइंट कि अथॉरिटी सेटअप गवर्नमेंट ने करी है,
इस अथॉरिटी में, इस फंड में सब सेक्शन 2 बोलता है पूरी लिस्ट थी कि कौन कौन से पैसे डालने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट कि यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा। थोड़ा बताओ कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होगा रिफंड के लिए, जब जब जो जो आएगा। प्रमोटिंग एजुकेशन अवेयरनेस, और डिसऑर्ज अमाउंट, जो भी अफेक्टेड पर्सन है उनको देना, और क्लास सूट का जितना भी लीगल एक्सपेंसेस होगा उसको, याद है? वेरी गुड। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये, इसके बाद कुछ भी नहीं, मतलब इनके सबसेक्शन 3 तक आपको पता होना चाहिए। सबसेक्शन 1 तो सिंपल है, सेटअप किया है गवर्नमेंट ने। दूसरा, लिस्ट दिखने में लेंदी है, हाँ इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा होगा ना, इस फंड में डालो, इस फंड में डालो, तो वो सारे तुम्हारे एक साथ क्लब करके इन्होंने साथ में बता दिए। तो क्या क्या अमाउंट क्रेडिट होगा लिस्ट बताइए, और सबसेक्शन 3 में क्या बताए, कहाँ कहाँ यूटिलाइज। उसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी सब उसकी प्रोसेस का पार्ट था जो हमने डिटेल में देखा था, है ना, तुम लोगों ने पढ़ा था। चलो 126, डिविडेंड राइट इशू बोनस शेयर। ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। टेम्परेरी टाइम के लिए डिविडेंड को लेकर क्या बोल दिया, कहां डाल दिया गया है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्यों? क्योंकि अभी मैटर डिस्प्यूटेड है, कंफ्यूजन है कि किसको देना है। कायदा बोलता है रजिस्टर होल्डर को देना है, जब हम देने जा रहे हैं तो डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो इसीलिए अभी हमने टेम्परेरी पीरियड के लिए डाल दिया, जब चीजें रिजॉल्व हो जाएगी तब हम दे देंगे। लेकिन अगर शेयरहोल्डर खुद से बोल देता है तब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। और सेम राइट इशू बोनस शेयर के साथ भी करना है। क्लियर? 127, पनिशमेंट। 30 दिन के अंदर देना है, अदरवाइज पनिशमेंट। लेकिन 30 दिन के अंदर अगर आपने नहीं दिया और इसमें गलती आपकी नहीं है तो उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे, पनिशमेंट नहीं लगेंगे। बताओ वो कौन कौन सी सिचुएशन थी। ऑपरेशन ऑफ लॉ, शेयर होल्डर का डिस्प्यूट चल रहा है, डायरेक्शन पेमेंट की दे रहा था इसलिए टाइम लग गया, लॉफुली एडजस्ट हो रहा था, या एनी अदर रीजन जिसमें कंपनी गलती नहीं है। बच्चों अभी के अभी तुमने 10 मिनट में ये पूरे सेक्शन से रिवाइज किए। दिखने में लग रहा है ये 10 मिनट, क्या ये एक्चुअल में 10 मिनट है? नहीं, ये 1-2 दिन की मेहनत है आपकी। तो कोई भी कभी भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसमें वो पीछे की जो मेहनत होती है ना, वो जब आप करते हो ना तभी आप ये रिवाइज कर पाते हो। मतलब वही बच्चे आंसर दे पा रहे होंगे, बता पा रहे होंगे जिसने ये मेहनत की होगी। जो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, आधा अधूरा बोल पा रहा है, मेहनत में कुछ कमी है बच्चों। क्योंकि आप ही के साथ वाले यहाँ पे अभी कर रहे हैं ना, और ये चैप्टर पूरा प्योर तरीके से हमने पढ़ा है ना। जो बच्चे एब्सेंट थे अगर वो भी इस चैप्टर को अटेंड करे तो उनको भी बन रहा है, अगर उन्होंने घर पे जाके रिवाइज किया है तो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 10 मिनट में ये चैप्टर रिवाइज हो सकता है। बाकी जितनी भी प्रोसेस है उनका सबका शॉर्ट 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 वर्जन। ठीक है, शॉर्ट वर्जन नहीं बना पा रहे हो मुझसे पूछो, शॉर्ट वर्जन मैं पूरा दे दूंगी। ठीक है, तो किस किस टॉपिक का शॉर्ट वर्जन चाहिए वो सब मैं दे दूंगी, आप उसका स्टिकी नोट्स बनाओगे, आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? लेकिन खुद से शॉर्ट वर्जन बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होता है। मैंने वही पोर्शन छोड़े हैं जो थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने पढ़ा दी है। अनइम्पॉर्टेंट क्यों छोड़ दिए हैं? क्योंकि मेहनत उतनी ज्यादा आपको करनी जितनी पड़ जाएगी उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ट्राई करेंगे सारी चीजों का शॉर्ट वर्जन खुद से स्टिकी नोट से बनाओ, दिक्कत जाएगी तो डिस्कस करेंगे, लेकिन बनाना आपको ही है। क्योंकि जब आप बनाते हो ना तो यहाँ आपके दिमाग में खुद से याद हो जाती है चीजें। चीजें जितनी आसान होती जाती है ना बच्चों, उतना ही आपके एफर्ट्स जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं ना, आपकी रिटेनिंग में दिक्कत जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर फाइनली यहाँ पूरे से होता है खत्म। तो आज हम इसका ओरल टेस्ट कर लेते। ठीक है, तो आज एक एक्टिविटी करेंगे। अब वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है हमारी, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, देखेंगे कि हम आंसर दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। ठीक है बच्चों, पक्का? चलो, तो यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर। कुछ समय बाद ओरल में जब तुम पक्के हो ही जाओगे तो रिटर्न भी ले लेंगे। ठीक है, चलो, चैप्टर एंड।